नागौर से लेकर पूरे राजस्थान की राजनीति में इस वक्त इसी बात की चर्चा चल रही है कि ऐसे क्या कारण रहे जिनकी वजह से हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल इतने बड़े अंतर से चुनाव हार गई। आखिर वो कौन सी वजह है जिनके कारण हनुमान बेनीवाल का किला ढह गया। और केवल किला नहीं ढहा बल्कि एक तरीके से ये कह सकते हैं कि करारी हार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की हुई। 2008 के बाद 2023 तक ऐसा कोई वक्त नहीं आया जब हनुमान बेनीवाल को शिकस्त खानी पड़ी हो। पहली बार जब बेनीवाल खींवसर सीट बनने के बाद चुनाव लड़े तब वो बीजेपी में थे और उसके बाद उन्होंने उसी विधायक के कार्यकाल के दौरान बीजेपी छोड़ दी। वसुंधरा राजे से हुई अदावत के बाद तब से लेकर 2023 तक वो लगातार चुनाव जीत रहे थे। 2 लोकसभा के चुनाव उन्होंने एक बार बीजेपी और दूसरी बार कांग्रेस के सहयोग से लड़ा और जीता। लेकिन खींवसर को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की राजधानी कहा जाता है। केवल लोग ही नहीं कहते बल्कि आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल तक कई बार ये कह चुके कि खींवसर तो आरएलपी की राजधानी है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो क्षेत्र आरएलपी की राजधानी है उस राजधानी पर ही दूसरी पार्टी ने कब्जा कर लिया। बीजेपी के प्रत्याशी रेवंतराम डांगा ने बहुत ही जबरदस्त जीत दर्ज की है। खुद भारतीय जनता पार्टी को भी इतनी उम्मीद नहीं होगी कि रेवंतराम डांगा 13,870 वोटों से चुनाव जीत जाएंगे। कब तक? जब तक डांगा ने पिछला चुनाव नहीं लड़ा था। जब पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान डांगा की मात्र 2059 वोटों से हार हुई तब बीजेपी चेती। बीजेपी को यह समझ आया कि खींवसर वो क्षेत्र है जहां हनुमान बेनीवाल को हराया भी जा सकता है। एक बात बड़ी साफ है कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी कि रेवंतराम डांगा इतनी टक्कर देने वाले हैं। अगर बीजेपी को इतनी उम्मीद होती तब बीजेपी तब ही अपना सारा तंत्र झोंक देती, लेकिन तब बीजेपी ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि बीजेपी उस चीज को समझ ही नहीं पाई। बहुत सारे राजनीतिक आकलन करने वाले लोगों ने खींवसर में जब पिछली बार वोटिंग से ठीक पहले कहा था कि यह चुनाव बहुत ही टफ और महीन चुनाव है, तब लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन हुआ भी वैसा ही। वैसे आकलन करने वालों का क्या कहें, खुद बीजेपी के नेताओं को भी यकीन नहीं था, लेकिन वो हुआ। और रेवंतराम डांगा ने 2059 की उस हार के बाद भी हार नहीं मानी। यही वो वजह है जिसके कारण डांगा चुनाव जीते। कनिका बेनीवाल को 13,870 वोटों से हराने के पीछे 3 बड़े कारण प्रमुख तौर पर है और एक चौथा कारण और है, वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले प्रमुख तौर पर अगर बात करें तो चुनावी प्रचार के दौरान नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपने भाषणों के दौरान बीजेपी के प्रत्याशी रेवंतराम डांगा को लेकर जो हल्के बयान दिए थे वो इसका प्रमुख कारण बने होंगे। संभवित तौर पर ऐसा लग रहा है, जैसे कि रेवंतराम डांगा को अनपढ़ कहना, चप्पलें उठाने वाला कहना, मेरे लिए पानी की बाल्टी भरने वाला और ऐसी बातें कहना कि मुझे तो इसके सामने चुनाव लड़ने में शर्म आती है। इन्हीं बयानों के कारण बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा गुस्सा पनपा और वो निकले बाहर और उन्होंने हर बूथ पर कड़ी मेहनत करी। जितने निष्पक्ष वोटर थे उन्हें बीजेपी की तरफ झुकाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। हर वोटर तक उन्होंने पहुंचने की कोशिश की और इन्हीं बयानों के कारण संभवतः खींवसर विधानसभा क्षेत्र के 2,88,000 में से जो निष्पक्ष वोटर थे जिन्हें दोनों पार्टियों से कोई मतलब नहीं था, उनका झुकाव भी डांगा की तरफ हो गया। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर। क्या राजा साहब ने अपनी मूंछ बचाई और डांगा को जीत दिलाई? दरअसल चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर राजघराने से आते हैं और चुनाव प्रचार के अंतिम दिन उन्होंने ये कह दिया था कि दुर्ग सिंह जी, मैं कह रहा हूं कि अगर रेवंतराम डांगा चुनाव हार गए तो मैं अपनी मूंछे पे सिर मुंडवा लूंगा। क्या इस बयान से आरएलपी को झटका लगा? नहीं। इस बयान के बाद जो प्रतिक्रिया हुई उसका असर हुआ।
इस बयान के बाद आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर गजेंद्र सिंह खींवसर के मूंछ और सिर मुंडवाने वाले बयान को ज्यादा तवज्जो देने की बजाय तंज भरे लहजे में जो पोस्टें की, ये लिखा कि 23 तारीख को खींवसर के चौराहे पर राजा साहब का मुंडन होगा, और उस तरह सोशल मीडिया पर उस तरह के फोटो पोस्ट किए। उसी कारण से राजपूतों में गुस्सा पनपा, ना कि गजेंद्र सिंह खींवसर के उस बयान की वजह से। वो बयान था, ऐसे बयान गजेंद्र सिंह खींवसर ने पहले भी दिए हैं। मैं उदाहरण दे देता हूं, अगर इस बयान से अगर खींवसर के राजपूत बाहर आकर वोट करते, तब ज्योति मिर्धा के समय भी राजपूत बाहर आकर वोट करते। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जब ज्योति मिर्धा चुनाव लड़ रही थी लोकसभा का, तब नागौर के कलेक्ट्रेट में मीडिया के सामने ये कहा था कि मैं ताम्र पत्र पर लिखकर दे देता हूं कि इस बार बीजेपी ज्योति मिर्धा चुनाव जीतेगी। तो वो ताम्र पत्र क्यों धरा का धरा रह गया, जबकि वो बात भी बड़ी तीखी बात थी कि मैं ताम्र पत्र पर लिखकर दे देता हूं। ये बात कौन कह सकता है? राजघराने से जुड़े हुए नेता ने ही वो बात कही थी। जो बात गजेंद्र सिंह खींवसर ने अब कही थी, ठीक वैसी बात थी वो, कि मैं मूछे और सिर मुंडवा लूंगा। तब ये कहा था कि मैं ताम्र पत्र पर लिखकर दे देता हूं। तो ये दो बात, पहले ये मुंडवाने वाली जो अब कही है, वैसी बात तब कही थी। वो ये कहा था कि मैं ताम्र पत्र पर लिखकर दे देता हूं, लेकिन हनुमान बेनीवाल जीते थे। हुआ ये कि ताम्र पत्र वाले उस बयान के बाद कोई ऐसी विचित्र प्रतिक्रिया आरएलपी के लोगों ने नहीं दी थी, लेकिन यहां मूछे और सिर मुंडवाने वाली बात का जो बयान था, उसमें आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने या सोशल मीडिया पर जो लोग बैठे हैं, उन्होंने अपने वोटरों को एकजुट करने की बजाय मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की बेइज्जती करने में ज्यादा रुचि ली। और यही वो वजह है, जब ज्यादा बेइज्जती सोशल मीडिया पर की गई कि हम मुंडन करेंगे, राजा साहब का मुंडन होगा, फलाना नाई मुंडन करेगा, और ये इस नाई को बुलाएंगे, उस नाई को बुलाएंगे, इतनी वजह करेंगे, ये बहुत सारी बातें कही गई। तब जाकर राजपूतों का गुस्सा पनपा और उन्हें लगा कि हमें बाहर निकलकर उग्र होकर पोलिंग करनी चाहिए। और ये वास्तविकता है कि 13 तारीख को पहली बार यह देखा गया कि बड़े पैमाने पर राजपूत समाज की महिलाओं ने आकर वोट डाले। ये इसी कारण हुआ कि वो सोशल मीडिया पर पोस्टें की गई, नकारात्मक पोस्टें की गई। अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता केवल इसी बात पर ध्यान देते कि ये देखिए किस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्योंकि कुछ घंटे तक की गई ये जो मूछे और मुंडन वाली बात हुई, उस बयान को कुछ घंटे तक बड़े तरीके से चलाया गया। कहा देखिए सामंतवादी सोच वाले लोग बाहर निकल गए, ये आरोप लगाकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने वीडियो वायरल किए थे। लेकिन वो थोड़ी देर चीज रही, उसके बाद ये सारी चीजें आ गई इस बात पर कि 23 तारीख को मुंडन होगा, इस चौराहे पर होगा, ये उस तरह होगा और ये नाई होगा। तो वो चीज अलग लहजे में चली गई। एक तरीके से गजेंद्र सिंह खींवसर की सोशल मीडिया पर बेइज्जती की गई, तब जाकर ये रिएक्शन हुआ है। केवल उस बयान का रिएक्शन नहीं है। अगर मात्र उस बयान का ये रिएक्शन होता तो जो ताम्र पत्र पर लिख कर दे देता हूं, उस बयान पर भी राजपूत बाहर निकलकर वोट करते हैं लोकसभा में। अगर ऐसा होता तो बीजेपी 40-41 हजार वोटों से लोकसभा में चुनाव नहीं हारती। वो चीजें भी जग जाहिर है, किसी से छुपी हुई नहीं है। तो ये एक बड़ा कारण रहा कि सोशल मीडिया पर जो बेइज्जती करने की कोशिश की गई गजेंद्र सिंह खींवसर की, उस बेइज्जती का बदला लिया गया। लोगों ने वोट डालकर बदला लिया लोकतांत्रिक तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रमुख कारण रहा ज्योति मिर्धा का वो मैनेजमेंट जिसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी फंस गई। इस पूरे चुनाव के दौरान आपने एक बात नोटिस करी होगी कि ज्योति मिर्धा ने ज्यादा चुनाव प्रचार नहीं किया। ज्योति मिर्धा उन्हीं गांवों में चुनाव प्रचार करने गई जहां उन्हें लगा कि यहाँ मिर्धा परिवार की लेगेसी चलती है, यहाँ वोट है। बाकी जगह ज्योति मिर्धा ने चक्रव्यूह ही बनाया और उस चक्रव्यूह में आरएलपी को फंसा कर रखा। चुनाव में आरएलपी को एक भी ऐसा मौका नहीं दिया जिन्हें वो बुना सके। ज्योति मिर्धा की ये रणनीति थी कि हनुमान बेनीवाल को आक्रामक काउंटर केवल जाट नेताओं ने किया। किसी भी दूसरे नेता ने, दूसरे समाज के नेताओं ने हनुमान बेनीवाल को
निजी तौर पर आक्रामक काउंटर नहीं किया। और एक और दिलचस्प बात, किसी भी नेता ने कनिका बेनीवाल पर कोई हमला नहीं बोला। कनिका बेनीवाल ने अपने कार्यालय के उद्घाटन के दौरान जो घुसपैठी वाली बात का जिक्र किया था, उसका काउंटर जगदीश बिडिया सर ने एक दिन किया था, और उसी बात का काउंटर एक दिन ज्योति मिर्धा ने किया था, क्योंकि वो पहले कनिका बेनीवाल ने कहा तो उसके बदले में वो काउंटर किया। उसके अलावा कनिका बेनीवाल पर कोई ऐसा हमला नहीं बोला गया। ज्योति मिर्धा ने जरूर कहा था कि बच्चों का क्या होगा, उनके फोड़े पड़ेंगे। तो ज्योति मिर्धा को पहले हनुमान बेनीवाल की तरफ से और उनके समर्थकों की तरफ से न्योता गाला हुआ था। ये पूरे जग में जाहिर है कि फूफा जी को फलके के फोड़े पड़ेंगे, और ज्योति मिर्धा ने उन बातों का जिक्र करके ही कहा था कि फूफा जी को फलके के फोड़े पड़ेंगे। ये बात कही थी, अब आपको भी फोड़े पड़ेंगे। तो ये बात वहां उस उदाहरण के साथ कही गई, तो वो डायरेक्ट हमला बिना वजह नहीं था, काउंटर का काउंटर था। और दिलचस्प बात यह रही कि बड़ी रणनीति के तहत जिस जाति के बहुल्य क्षेत्र के नेता वहीं जा रहे थे जहां उस जाति के बहुल्य लोग रहते हो। किसी भी राजपूत नेता को जाट बहुल्य क्षेत्र में भाषण देने से बचने को कहा गया, और बचे भी। एक उदाहरण दे देता हूं, जब दुर्ग सिंह खिंवसर ने बीजेपी ज्वाइन करी और उसके बाद उन्होंने आकर कहा कि आरएलपी को खत्म कर देंगे, ये बयान एक भाषण के दौरान दुर्ग सिंह खिंवसर ने दिया था। उसके बाद दुर्ग सिंह खिंवसर कोई दूसरा बयान ऐसा नहीं दे पाए। इसके पीछे की भी कोई ना कोई रणनीति होगी कि उन्हें रोका गया होगा कि इतना आक्रामक होकर आप मत बोलिए। और उसके बाद दुर्ग सिंह खिंवसर ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान सलीके से ही भाषण दिए। हाँ, फिर भी उन्होंने कुछ ना कुछ बात वो कहते रहे, लेकिन सीधा आरएलपी पर और बेनीवाल पर इतना आक्रामक नहीं हुए। फिर उन्होंने 36 कौम की एकता की, एकजुटता की, ऐसी बातें करी। तो बीजेपी ने रणनीति के तहत काम किया, लामबंद होने नहीं दिया जाट समाज के वोटरों को। फिर भी जो मूंछों वाला बयान है और उस तरह वाला जो घटनाक्रम है, उससे वोटों की लामबंदी हुई, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जो जाट बहुल्य गांव है, वहां ज्यादातर गांवों में हनुमान बेनीवाल ने अच्छी बढ़त बनाने में कामयाबी हासिल की। आरएलपी अपनी टास्क को पूरा करने में तो कामयाब रही, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दूसरे वोटरों को नहीं रोक पाई। इसलिए नहीं रोक पाई कि गजेंद्र सिंह खिंवसर पर तंज ज्यादा कस दी है, सोशल मीडिया पर उनकी बेइज्जती करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। और इधर ज्योति मिर्धा ने जो चक्रव्यूह बनाया कि हमें इस क्षेत्र में ये करना है, इस क्षेत्र में इस नेता को भेजना है और इन चीजों पर ही फोकस रखना है, उन पर उन्होंने फोकस रखा। किसी नेता ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिस बयान को हनुमान बेनीवाल बड़ा मुद्दा बना सके, कोई ऐसा मुद्दा नहीं बना। लास्ट दिन मंत्री गजेंद्र सिंह खिंवसर ने जो बात कही थी, उसे आरएलपी ने तुरंत ही लपका और मुद्दा बनाया भी, और वो मुद्दा वाकई में बना। इससे लोगों का सेंटीमेंट डिस्टर्ब हुआ, लेकिन उस मुद्दे में भी आरएलपी बाद में भटक गई। शुरुआत के उस भाषण के 4-5 घंटे तक आरएलपी सही ट्रैक पर चली, उनके कार्यकर्ता, लेकिन बाद में उस तरह और सोशल मीडिया पर जो टिप्पणियां लिखी गई वो नेगेटिव चली गई। तो ये भूमिका जो ज्योति मिर्धा की रही, वो भी एक कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जैसी भूमिका इस बार ज्योति मिर्धा ने निभाई। अब बात करते हैं चौथी बात, जो सबसे अहम कारण है। 2059 वोटों की हार के बाद रेवंतराम डांगा ने वही किया जो गांवों में करा जाता है और जिस राजनीति को खुद हनुमान बेनीवाल ने पहले कर रखा है। रेवंतराम डांगा ने खिंवसर विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई गांव नहीं छोड़ा जहां वो शादी में नहीं गए, ऐसा कोई गांव नहीं छोड़ा जहां वो शोक जताने के लिए नहीं गए, शोक सभा में नहीं गए। ये जो चिल्लम पीने वाली बात है, चिल्लम पीने वाली बात का भले ही किसी ने मजाक उड़ाया हो, लेकिन ये चिल्लम पीना ही दूसरों पर भारी पड़ा। लोगों के साथ सहानुभूति जताने से, लोगों के साथ उठने बैठने से कनेक्टिविटी बनती है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। और रेवंतराम डांगा ने जहां पर शोक सभाएं थी वहां जाकर चिल्लम पीकर उनके साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाई, लगाव बढ़ा और लोग उनसे कनेक्ट हो गए। ये एक बहुत बड़ा बदलाव इस बार देखने को मिला, ये रेवंतराम डांगा ने किया। और एक समय ऐसा था जब हनुमान बेनीवाल भी नागौर जिले भर से लेकर राजस्थान भर में शादी समारोह में, शोक सभाओं में जाते थे,
लोगों से डीपली कनेक्ट रहते थे और उस समय रेवतराम डांगा बेनीवाल के साथ ही रहते थे, तो उन्हें बेनीवाल की पुरानी राजनीति रणनीति सारी पता थी और डांगा ने उसी राजनीति को पकड़ा और वही पुरानी चीजें करी जो इस क्षेत्र में या मारवाड़ में इस चीज का महत्व है। किसी के घर पर जाकर शोक जताने से या किसी के घर पर शादी समारोह में जाकर वहां लोगों से कनेक्ट होने का फायदा वोट बैंक में मिलता है। इस बात को कोई माने या नहीं माने, लेकिन ये सच है और ये हुआ। बाकी जो धड़ेबंदी वोटों की हुई वो हरियाणा ट्रेंड पर चली गई, इसमें कोई दो राय नहीं, इस बात को नकार नहीं सकते। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी, जो कुछ वो कर सकते थे वो सब किया और मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के उस बयान के बाद जो कनेक्टिविटी जाट समाज के वोटरों के साथ आरएलपी को करनी थी वो करी भी। लेकिन बाद में कुछ घंटे बाद जो आगे की चीजें हुई, मूछे और सिर मुंडवाने के बयान को आरएलपी ने पहले तो उस हिसाब से ट्रोल किया कि देखिए गढ़ वाले क्या कह रहे हैं, यहां तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद आगे की चीजों ने आरएलपी को ही नुकसान किया क्योंकि ज्यादा चीजें हुई, ओवर हो गई और उसका खामियाजा ये हुआ कि गढ़ से जुड़े हुए लोग, जो जातियां और विशेषकर राजपूत, ये सब वोट देने के लिए निकले। उन्हें ये लगा कि ये केवल गजेंद्र सिंह खींवसर की बेइज्जती नहीं होगी, ये हमारी भी बेइज्जती होगी और लोगों ने उस बात को उस लहजे में लिया जिसके कारण से ज्यादा वोट पड़े। यही वो कारण था जिसके कारण से थली में पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले 10,000 वोट ज्यादा पड़े। वहीं रेवतराम डांगा अपने समाज में अपने रिश्तेदारों और खुद से जुड़े हुए लोगों के वोट लेने में कामयाब हुए। हालांकि वो अपने समाज के ज्यादा वोटों को नहीं खींच पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने रिश्तेदारों और खुद के आसपास के गांवों का जो सड़क का बेल्ट है वहां पर अपनी कनेक्टिविटी पिछली बार की तरह बरकरार रखी। फिर भी एक बात जरूर हुई कि सड़क में पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार 3,500-4 हजार की पोलिंग कम हुई थी, वोट कम पड़े थे। उसके पीछे के भी इसी तरीके के कारण माने जा रहे हैं। तो ये कुल मिला के ये चुनाव का पूरा सरास्ता, एक तरीके से कह सकते हैं कि बयानबाजियों में हर किसी ने हल्के ही बयान दिए, बहुत सारे हल्के बयान इस बार आए थे, इसमें कोई दो राय नहीं। मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर को भी इस चुनाव को मूंछ का मुंडन का चुनाव बनाने की जरूरत थी या नहीं थी राम जाने, लेकिन यह भी विचित्र ही बयान था। इससे पहले हनुमान बेनीवाल ने अनपढ़ कहा, पानी भरने वाला कहा और मुझे तो चुनाव लड़ने में ही शर्म आती है, ये बातें कही। तो ये बातें भी लोगों के लिए अजीब थी। वहीं जगदीश मीडिया सर जैसे नौजवान नेता जिन्हें आगे बढ़ना है संभावित तौर पर, उनकी पत्नी भी प्रधान है, उन्होंने भी चैलेंजिंग बयान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने भी बहुत काउंटर किए। लेकिन दुर्ग सिंह खींवसर या बाकी के नेताओं को थोड़ा समझाया गया होगा, तभी जाकर वो बाद में रुक गए और ये कुछ रणनीति रही। अशोक चौधरी की इस चुनाव में बड़ी अहम भूमिका रही। लोग माने या नहीं माने, उनको पिछली बार करीब 4600 वोट मिले थे। आरएलपी के निशान और बोतल का निशान कुछ हद तक एक सरीका दिखता है, लेकिन खींवसर की जनता इतनी भी भोली नहीं है कि वो ये फर्क नहीं समझ सके कि बोतल का चिन्ह कौन सा और बल्ले का कौन सा। हो सकता है कि 4600 में से 600 वोट इस कंफ्यूजन के कारण उनको मिल गए होंगे, लेकिन उनके पक्के वोट भी 4000 के आसपास थे और अशोक चौधरी के वोट बिल्कुल क्रांतिकारी वोट माने जाते हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा से वही जुड़ता है जो वाकई में क्रांतिकारी सोच वाला व्यक्ति हो। और लोग जुड़े भी। उन्होंने उस पूरे क्षेत्र में जो फसल बीमा योजना है उसे लेकर लोगों को बहुत गाइडेंस दिया, बहुत चीजें समझाई और उसका लोगों को फायदा भी हुआ। फायदा हुआ था मुआवजा मिलने में, और इसी के कारण लोगों की अशोक चौधरी से कनेक्टिविटी अच्छी खासी थी। इस बात को शायद बाकी लोग भांप नहीं पाए। ये बहुत सारे कारण ऐसे मिल गए जिनके कारण से ये स्थिति इस बार बनी। हालांकि एक बात माननी पड़ेगी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने वाकई में बहुत जबरदस्त वोट लिए। 94,000 के आसपास वोट बहुत अच्छे वोट होते हैं। बीजेपी का भी वोट बैंक अच्छा खासा बढ़ा। अगले वीडियो में बात करेंगे कि कांग्रेस की इतनी दुर्गति क्यों हुई। दुर्गति तो कांग्रेस की होनी थी, लेकिन इतनी दुर्गति हो जाएगी ये तो किसी ने नहीं सोचा था। अब हम भी एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या हुआ होगा संभावित तौर पर, तो उस पर कल चर्चा करेंगे। नमस्कार।